बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देखें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। गाजा के खान यूनुस टाउन में इस्राएली फौज का ऑपरेशन, 7 फलस्तीनी जाँ बहक, एक इस्राएली सिपाही भी मारा गया, तनाव बढ़ा। इस्राएली कार्रवाई के बाद गाजा से रॉकेट हमले, अमन कोशिशों को धक्का, नेतन्याहू ने फ्रांस का दौरा छोड़ दिया। हुदैदा में लड़ाई तेज, 24 घंटों में 110 अलहूसी और 32 इत्तेहादी सिपाही हलाक। सऊदी अरब ने 10,000 नए फौजियों को भेजा। यमन जंग खत्म की जाए, बरतानिया ने किया मुतालबा। वजीर खारजा ने सऊदी अरब में की शाह सलमान और MBS से मुलाकात। ईरान पर पाबंदियों के बीच सऊदी अरब ने तेल की पैदावार घटा दी, कीमतों में इजाफा, पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। ईरानी फौज ऑयल टैंकर्स को बचाने के लिए तैयार, कहा अमरीकी धमकियां गीदड़ भभकियां हैं। सऊदी अरब ने अल-कुद्स फोर्स के चीफ कासिम सुलेमानी को हलाक करने का मंसूबा बनाया था, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस की जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया, हिंदू महासभा की दरखास्त खारिज। छत्तीसगढ़ में पहले मरहले की वोटिंग, तेलंगाना और राजस्थान में असेंबली इलेक्शंस के लिए नोटिफिकेशन जारी, महाकुटुंबी उम्मीदवारों पर उलझन बरकरार। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत करते हैं फलस्तीन से। इस्राएली फौज ने एक अचानक कार्रवाई करते हुए 7 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया। इस कार्रवाई में हमास के एक कमांडर को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद हमास की कंट्रोल वाले इलाकों से इसराइल में रॉकेट हमले किए गए। हमास के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि इसराइल की स्पेशल फोर्सेस की एक टीम खान यूनुस टाउन के एक आबादी वाले इलाके में घुसी और ये कार्रवाई की। मारे गए लोगों में हमास की फौजी शाख इज्जुद्दीन अल-कसाम ब्रिगेड के एक अहम कमांडर नूर बराका शामिल है। गाजा में घुसकर इस तरह की ज़मीनी कार्रवाई एक गैर मामूली बात है और इस रेट से तनाव बढ़ना यकीनी है। हमास के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि हमने सुना है कि इस्राएली फ़ौज की एक खुसूसी यूनिट ने खान यूनुस में घुसकर एक अहम कमांडर को हलाक किया और एक दूसरे कमांडर को भी हलाक किया है। चश्मदीद गवाहों के हवाले से कहा गया कि झड़प के दौरान इसराइल के जंगी जहाज इलाके में परवाज कर रहे थे और 40 मिसाइल छोड़े। हमास के तर्जुमान फौजी बरहूम ने इसे बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। इसराइली फौज ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में एक इसराइली सिपाही हलाक हुआ। इसके अलावा एक इसराइली ऑफिसर जख्मी भी हुआ। इसराइली फौज ने बताया कि उसके सिपाही ऑपरेशन के बाद वापस आ गए। इस कार्रवाई के दौरान एक कार का भी इस्तेमाल किया गया। इस दौरान इसराइली फौज ने बताया कि उसने 2 मिसाइलों को जो गाजा से छोड़े गए थे मार गिराया। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि एक फलस्तीनी मुजाहिमतकार की गिरफ्तारी की कोशिश की गई, जिसके दौरान ये झड़प हुई। जांबहक फलस्तीनियों की पहचान 45 साल नूरुद्दीन मोहम्मद सलामा, 23 साल मोहम्मद माजिद मूसा, 22 साल अलाउद्दीन मोहम्मद खुवेदा, 21 साल मोहम्मद अबू उबैदा, 25 साल मोहम्मद अताउल्लाह, 24 साल अलाउद्दीन फौजी और 21 साल उमर नाजी की हैसियत से उनकी पहचान की गई है। इस कार्रवाई के दौरान बाज़ इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सूरत हाल को देखते हुए अपना फ्रांस का दौरा छोटा कर दिया और इसराइल वापस आ गए। यह तनाव एक ऐसे वक्त पैदा हुआ है जब बाज़ गोशों की तरफ से इसराइल फ़लस्तीन मसले को हल कराने के सिलसिले में बातचीत की कोशिशें की जा रही हैं। 30 मार्च के बाद से मुसलसल इसराइल और फ़लस्तीनियों के बीच तनाव है। 30 मार्च को फ़लस्तीनियों ने उन इलाकों में वापस जाने का हक मांगते हुए मुजाहरे शुरू किए थे जहां से उन्हें और उनके आबा अजदाद को निकाल बाहर किया गया था।
जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल में अपना सफारत खाना तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल किया, ये सूरत हाल पैदा हुई है। एक अंदाजे के मुताबिक 30 मार्च के बाद से गाजा सरहद पर झड़पों और कार्रवाइयों में कोई 200 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। इजिप्ट, कतर और यूनाइटेड नेशंस इसराइल और फलस्तीन के बीच सीज़फायर की कोशिशें कर रहे हैं। इस दौरान जॉर्डन वैली में इसराइल के यहूदी आबादकारों ने फलस्तीनी जमीनों में तोड़फोड़ की। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में एक एहतजाज के दौरान खुदकुश हमला किया गया, जिससे कम से कम 6 लोग हलाक हो गए और 40 जख्मी हुए। टोलो न्यूज एजेंसी ने बताया कि पख्तून स्क्वायर पर यह धमाका हुआ, जहां पर सैकड़ों लोग मुल्क के मौजूदा हालात पर एहतजाज कर रहे थे। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया कि खुदकुश बम्बरदार पैदल आया और एहतजाजियों के बीच धमाका कर दिया। उसे एहतजाज के मकाम से 200 मीटर की दूरी पर सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर रोका गया था। मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर धमाके के बाद की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत ने हजारा शिया आबादी वाले गजनी सूबे के इलाकों को इजाफी फोर्सेस भेजी हैं। कई दिनों से तालिबान इस इलाके में हमले कर रहे हैं। अफगान फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद शरीफ गुफ्तारी ने कहा कि हमने गजनी सूबे में इजाफी फोर्सेस भेजी हैं, जिनमें 40 इंटेलिजेंस ऑफिसर और 35 सिक्योरिटी ऑफिसर भी शामिल है। अफगानिस्तान में तालिबान की हालिया कार्रवाइयों से अमन कोशिशें मुतासिर हुई हैं। रशिया ने मॉस्को में अमन कायम करने के मकसद से कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें तालिबान के नुमाइंदों ने भी हिस्सा लिया। यमन के हुदैदा में लड़ाई बहुत तेज हो गई। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 24 घंटों के दौरान 110 अलहूसी और 7 सिविलियंस हलाक हुए। सऊदी अरब की ताईद रखने वाली हादी हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों के साथ हुदैदा में हमले तेज किए हैं। इस लड़ाई में हादी हुकूमत के 32 सिपाही भी हलाक हुए। इस दौरान एक न्यूज एजेंसी AFP ने ओहदेदारों के हवाले से बताया कि झड़पों के दौरान 7 सिविलियंस जाँ बहक हुए। इस बारे में और तफसीलात सामने नहीं आई हैं। बाद सड़कों पर भी लड़ाई हो रही है, जिससे इलाके के लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। सऊदी अरब और UAE ने हुदैदा ऑपरेशन के लिए तकरीबन 10,000 नए सिपाहियों को भेजा है। इस दौरान एक न्यूज एजेंसी ने कहा कि अलहूसियों और उनके इत्तेहादियों ने सऊदी इत्तेहाद के एक हमले को नाकाम बना दिया है। 11 दिन से मुसलसल हुदैदा पर कंट्रोल के लिए खौफनाक लड़ाई हो रही है। सऊदी अरब के अखबार अरब न्यूज ने कहा कि ईरान की ताईद रखने वाले अलहूसी यमन के अवाम के खिलाफ नफरत के काबिल जुर्म कर रहे हैं। अलहूसियों के एक साबिक ओहदेदार मोहम्मद अब्दुलसलाम जाबिर के हवाले से यह बात कही गई। रियाद में मीडिया से बातचीत करते हुए जाबिर ने कहा कि यह सही वक्त है कि यमन को अलहूसियों से छुटकारा दिलाया जाए। बरतानिया ने यमन जंग खत्म करने का मुतालबा किया है। बरतानिया के वजीर ख़ारजा जेरेमी हंट ने पीर को सऊदी अरब और UAE का दौरा किया और सऊदी लीडर से कहा कि वो जमाल खशोगी मामले की तहकीकात में ताउन करें। जेरेमी हंट ने एक बयान में कहा कि यमन जंग में जो नुकसान हो रहा है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, कहत पड़ गया है, बीमारियां फैल गई हैं, कई साल से खून खराबा हो रहा है। सिर्फ एक हल है कि हथियारों को दूर किया जाए और अमन तलाश किया जाए और सियासी बातचीत की जाए। जेरेमी हंट ने कहा कि मैं तमाम फरीकों को बातचीत के अमल में शामिल करने के मकसद से ये दौरा कर रहा हूं। बरतानिया के वजीर खारजा ने शाह सलमान, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, अबूधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद जैद अल निहान, सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर, हादी हुकूमत के नायब सदर अली मोहसिन और वजीर खारजा खालिद अल यमनी से मुलाकात की। जर्मन मीडिया में कहा गया कि जर्मनी की हुकूमत और दूसरे यूरोपीय मुल्क सीरिया के इदलिब में मिलिटेंट्स की माली मदद कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में बरतानिया के अखबार टेलीग्राफ के हवाले से कहा गया कि इदलिब में मिलिटेंट्स को जर्मनी की वजारत खारजा की तरफ से 37.5 मिलियन यूरो पहुंचाए गए। ईरान ने इराक के मौसल शहर में दहशतगर्द हमले को शर्मनाक और गैर इंसानी करार दिया और कहा है कि दहशतगर्द इराकी हुकूमत और अवाम से अपनी शिकस्त का बदला लेने में नाकाम रहेंगे। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि खित्ते से जल्द ही उनका नामो निशान मिट जाएगा। ईरान की फौज ने कहा है कि वो अपने ऑयल टैंकर्स को किसी भी खतरे से बचाने के लिए कार्रवाई करने तैयार है। ईरानी फौज के रेयर एडमिरल महमूद मूसवी ने कहा कि ईरान की फोर्सेस ने खतरों के खिलाफ अपने ऑयल टैंकर्स की हिफाजत की है और आगे भी करते रहेंगे। हाल ही में अमेरिका के ईरान से मुताल्लिक नुमाइंदे ब्रायन हुक ने वार्निंग दी थी कि ईरान के बिजनेस पार्टनर्स को ईरानी तेल खरीदने के फैसले पर दोबारा गौर करना चाहिए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नहर सुएज से लेकर आबनाए मलाका तक और रास्ते में तमाम पॉइंट्स पर चलने वाले ईरानी टैंकर्स घाटे का सौदा हो सकते हैं। ईरानी टैंकर्स को इस बात का खतरा है कि उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। ईरानी कमांडर ने वार्निंग दी कि ईरान के ट्रांसपोर्ट में रुकावटें पैदा करना और उसे आलमी समंदर में रोकना नाकाबिल कबूल है और इस्लामी जमहूरिया की फौजें अपने कमर्शियल जहाज़ों की हिफाजत के लिए तैयार हैं, जिस पर वो 40 साल से अपनी हिफाजत कर रही हैं। ईरानी ओहदेदार ने अमेरिका की जारहाना बयानबाजी को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि अमेरिका ने हमेशा ईरान के खिलाफ ऐसी धमकियां दी हैं, लेकिन उनका न पहले कभी असर हुआ और न आगे कभी कोई असर पड़ेगा।
न्यू यॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में कहा कि सऊदी ओहदेदारों ने 2017 में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को हलाक करने के एक मंसूबे पर गौर किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में सऊदी अरब के ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि मेजर जनरल अहमद अल असीरी ने इस मंसूबे पर बातचीत की थी। असीरी यमन जंग में सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान रहे और हाल ही में जमाल खशोगी को हलाक करने के ऑपरेशन में भी सरगर्म रोल अदा किया। इस ओहदेदार को बरतरफ किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के करीबी ओहदेदारों ने एक खुफिया ऑपरेशन में मुल्क के दुश्मनों को हलाक करने के मंसूबों पर बातचीत की थी। करीबी ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि मोहम्मद बिन सलमान ने खुद ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की अल-कुद्स फोर्स के लीडर कासिम सुलेमानी को हलाक करने के मंसूबे के बारे में खुसूसियत के साथ बातचीत की थी। अखबार ने कहा कि अहमद अल असीरी ने मार्च 2017 में रियाद में एक मीटिंग में हिस्सा लिया था, जिसमें एक बिजनेसमैन ने ईरान की मईशत को सबूताज करने के लिए एक मंसूबे पर $2 बिलियन खर्च करने की पेशकश की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ज़ैद अल निहान ने यह मीटिंग कराई थी और इस सिलसिले में एक शख्स जॉर्ज नादिर ने अहम रोल अदा किया था, जो मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन ज़ैद न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में कहा है कि सऊदी ओहदेदारों ने 2017 में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को हलाक करने के मंसूबे पर गौर किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में सऊदी ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि मेजर जनरल अहमद अल असीरी ने इस मंसूबे पर बातचीत की थी। असीरी यमन जंग में सऊदी इत्तेहाद का तर्जुमान रहा और हाल ही में जमाल खशोगी को हलाक करने के ऑपरेशन में भी सरगर्म रहा। असीरी को फिलहाल बरतरफ किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के करीबी ओहदेदारों ने एक खुफिया ऑपरेशन में मुल्क के दुश्मनों को हलाक करने के मंसूबों पर बातचीत की। करीबी ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की अल-कुद्स फोर्स के लीडर कासिम सुलेमानी को हलाक करने के मंसूबे के बारे में खुसूसियत के साथ बातचीत की। अखबार ने कहा कि अहमद अल असीरी ने मार्च 2017 में रियाद में एक मीटिंग में हिस्सा लिया था, जिसमें एक बिजनेसमैन ने ईरान की मईशत को सबूताज करने के लिए एक मंसूबे पर $2 बिलियन खर्च करने की पेशकश की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि यूएई के क्राउन प्रिंस के एक सीनियर एडवाइजर जॉर्ज नादिर ने यह मीटिंग कराई थी। नादिर ने असीरी से भी मुलाकात की थी और व्हाइट हाउस से भी ईरान के ताल्लुक से मंसूबों पर बातचीत की थी। ईरान ने हफ्ते को आलमी मार्केट में 7 लाख बैरल तेल बेचा। इस दौरान दुनिया में माली लेन देन से मुताल्लिक इदारे स्विफ्ट ने अमरीकी पाबंदियों के असर में ईरानी बैंकों को आलमी नेटवर्क से हटा दिया। इस सूरत हाल में बाज़ मुल्क ईरान के साथ बिजनेस बरकरार रखने के लिए पेमेंट के दूसरे तरीके इख्तियार करने पर गौर कर रहे हैं। सऊदी अरब की तरफ से तेल की पैदावार में कमी के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। सऊदी अरब के वजीर पेट्रोलियम खालिद अल फली ने कहा कि तेल पैदा करने वाले मुल्कों को मार्केट में बैलेंस लाने के लिए रोजाना 1 मिलियन बैरल तक की कमी करनी चाहिए। सऊदी वजीर ने अबू धाबी में एक मीटिंग के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब रोजाना 5 लाख बैरल तक की कमी करेगा। इसका यह मतलब है कि दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें और बढ़ेंगी। सऊदी अरब में पैदावार में कमी का यह ऐलान एक ऐसे वक्त किया है जब अमरीका ने ईरानी तेल के खिलाफ पाबंदियां लगाई हैं। हालांकि बाज़ मुल्कों को इस सिलसिले में कुछ छूट दी गई है, जिनमें हिंदुस्तान भी शामिल है। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आपकी पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। गाजा के खान यूनुस टाउन में इस्राएली फौज का ऑपरेशन, 7 फलस्तीनी जाँ बहक, एक इस्राएली सिपाही भी मारा गया, तनाव बढ़ा। इस्राएली कार्रवाई के बाद गाजा से रॉकेट हमले, अमन कोशिशों को धक्का, नेतन्याहू ने फ्रांस का दौरा छोड़ दिया। हुदैदा में लड़ाई तेज, 24 घंटों में 110 अलहूसी और 32 इत्तेहादी सिपाही हलाक। सऊदी अरब ने 10,000 नए फौजियों को भेजा।
یمن جنگ ختم کی جائے، برطانیہ نے کیا مطالبہ، وزیر خارجہ نے سعودی عرب میں کی شاہ سلمان اور MBS سے ملاقات۔ ایران پر پابندیوں کے بیچ سعودی عرب نے تیل کی پیداوار گھٹا دی، قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو سکتا ہے۔ ایرانی فوج آئل ٹینکرز کو بچانے کے لیے تیار، کہا امریکی دھمکیاں گیدڑ بھپکیاں ہیں۔ سعودی عرب نے القدس فورس کے چیف قاسم سلیمانی کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ۔ سپریم کورٹ نے ایودھیا کیس کی جلد سنوائی سے انکار کر دیا، ہندو مہاسبھا کی درخواست خارج۔ چھتیس گڑھ میں پہلے مرحلے کی ووٹنگ، تلنگانہ اور راجستھان میں اسمبلی الیکشنز کے لیے نوٹیفیکیشن جاری، مہاکٹومی امیدواروں پر الجھن برقرار۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ترکی کے شہر استنبول میں کوئی 200 لوگ جمع ہوئے اور سعودی قونصلیٹ میں مارے گئے جرنلسٹ جمال خشوگی کی یاد منائی۔ اس موقع پر انہوں نے انصاف کا مطالبہ کیا۔ یمن کی مشہور انسانی حقوق کارکن توکل کرمان نے اس موقع پر کہا کہ اس ہلاکت سے ISIS کے جرائم کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ توکل کرمان کو 2011 میں امن کا نوبیل انعام دیا گیا تھا۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے الزام لگایا ہے کہ سعودی حکومت نے اعلیٰ سطح پر جمال خشوگی کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ ترکی کے اخبار سبا نے کہا کہ جمال خشوگی کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، یہ بیگ میرے سر سے ہٹاؤ۔ سعودی قونصلیٹ کے اندر پیش آنے والے واقعات کی آڈیو ریکارڈنگ کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیچ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں مختصر ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوئی جب کئی مسائل پر امریکہ اور رشیا کے بیچ تناؤ پایا جاتا ہے۔ یہ میٹنگ پیرس کے ایلیسی پیلس میں ہوئی، جہاں پہلی عالمی جنگ ختم ہونے کے 100 سال پورے ہونے کی مناسبت سے ایک یادگاری تقریب ہوئی۔ تقریباً 70 عالمی لیڈرز نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ بعد میں پوٹن نے کہا کہ ٹرمپ کے ساتھ ان کی اچھی بات چیت ہوئی، لیکن انہوں نے تفصیل نہیں بتائی۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے اس تقریب میں انڈیا کی نمائندگی کی۔ کیلیفورنیا میں جنگل کی آگ کا مسئلہ سنگین بنا ہوا ہے۔ اس آگ کی وجہ سے اب تک کم سے کم 31 لوگ ہلاک ہوئے، 200 لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ یہ 1933 کی لاس اینجلیس کی آگ کے بعد سب سے بھیانک آگ بتائی جا رہی ہے۔ آگ کی وجہ سے 2,50,000 سے زیادہ لوگوں کو بے گھر ہونا پڑا۔ کیلیفورنیا کے گورنر جیری براؤن نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ وہ اسے بہت بڑی تباہی قرار دیں۔ اس اعلان کا یہ مطلب ہوگا کہ کیلیفورنیا کو صورتحال سے نمٹنے کے لیے مزید فنڈز دیے جائیں گے۔ ایک دن پہلے صدر ٹرمپ نے کیلیفورنیا کے لیے فنڈنگ روکنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ آگ ناقص انتظامات کا نتیجہ ہے۔ آگ کی وجہ سے 1,11,000 ایکڑ زمین کا علاقہ جل کر خاک ہو چکا ہے۔ اس دوران پولیس نے پیراڈائز ٹاؤن میں بعض لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو فائر فائٹرز کا بھیس بدل کر لوگوں کو لوٹ رہے تھے۔ اس آگ سے میلیگو ٹاؤن بھی بہت متاثر ہوا ہے، جہاں کئی ہالی ووڈ سٹارز کے گھر ہیں۔ ہالی ووڈ ایکٹر گیرارڈ بٹلر نے ٹویٹر پر اپنے جلے ہوئے گھر کی تصویر پوسٹ کی۔ HBO کا ایک مشہور اسٹوڈیو بھی جل گیا۔ اب بھی تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ اگلے 3 دنوں تک یہی صورتحال برقرار رہے گی۔ سپریم کورٹ نے بابری مسجد ملکیت مقدمے کی جلد سنوائی کے لیے ایک درخواست کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اکھل بھارتیہ ہندو مہاسبھا نے یہ درخواست داخل کی تھی۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کی سنوائی جنوری میں مقرر کی ہے۔ 2 ججوں نے اس معاملے کی ہنگامی سنوائی سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی حکم جاری کیا ہے، اپیلوں پر جنوری میں سنوائی ہوگی، اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن ظفر یاب جیلانی اور خالد رشید فرنگی محلی نے ہندو مہاسبھا کی درخواست کے بارے میں پوچھے جانے پر کہا کہ عدالت کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔
تلنگانہ اور راجستھان میں اسمبلی الیکشنز کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کے ساتھ ہی نامینیشنز داخل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نامینیشنز داخل کرنے کی آخری تاریخ 19 نومبر ہے۔ کاغذات کی جانچ 20 نومبر کو ہوگی اور 22 نومبر تک نام واپس لیے جا سکتے ہیں۔ تلنگانہ اور راجستھان میں نئی اسمبلیوں کو چننے کے لیے 7 دسمبر کو ووٹنگ ہوگی۔ جون 2014 میں نئی ریاست تلنگانہ بننے کے بعد یہ پہلے الیکشنز ہیں۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی نے 100 سے زیادہ امیدواروں کا اعلان کیا۔ بی جے پی نے بھی 60 سے زیادہ امیدواروں کا اعلان کیا۔ کانگریس، ٹی ڈی پی، سی پی آئی اور تلنگانہ جن سمیتی کے اتحاد نے اب تک اپنے امیدواروں کا اعلان نہیں کیا ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ مہاکٹومی کے امیدواروں کی لسٹ منگل تک سامنے آ جائے گی۔ صدر کانگریس راہل گاندھی نے کانگریس امیدواروں کی لسٹ جاری کرنے میں دیری پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کانگریس کے کئی لیڈرز نے دہلی میں راہل گاندھی سے ملاقات کی۔ اس دوران کہا گیا کہ تیلگو دیشم پارٹی کے امیدواروں کے نام منگل کو جاری کیے جا سکتے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا کہ مہاکٹومی کے ایجنڈے کو طے کر دیا گیا اور منگل کو مینیفیسٹو جاری کیا جا سکتا ہے۔ مہاکٹومی کے بعد اب ٹی آر ایس کیمپ میں بھی سیٹوں کی تقسیم پر ناراضگیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ تلنگانہ بھون کے پاس ٹی آر ایس کارکنوں نے زبردست گڑبڑ کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے چھتیس گڑھ میں ایک الیکشن ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس پر تنقید کی۔ انہوں نے صدر کانگریس راہل گاندھی اور ان کی ماں سونیا گاندھی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پارٹی کی سیاست ایک خاندان سے شروع ہو کر ایک ہی خاندان پر ختم ہو جاتی ہے اور ان کا عوام سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ 20 نومبر کے الیکشنز کے سلسلے میں چھتیس گڑھ کے بلاسپور میں خطاب کر رہے تھے۔ چھتیس گڑھ میں سخت سیکیورٹی میں پہلے مرحلے کے تحت ووٹ ڈالے گئے۔ اس مرحلے میں ان حلقوں میں ووٹنگ ہوئی جہاں نیکسلائٹس کا اثر ہے۔ 8 ضلعوں کے 18 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے۔ الیکشن کمیشن کے عہدیداروں نے بتایا کہ تقریباً 75% ووٹنگ ہوئی۔ ووٹنگ مجموعی طور پر پرامن رہی۔ نیکسلائٹ سے بری طرح متاثرہ 10 حلقوں میں ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی اور تیسرے پہر 3 بجے ختم ہو گئی۔ دوسرے حلقوں میں شام 5 بجے ووٹنگ ختم ہوئی۔ چھتیس گڑھ کے بیجاپور میں نیکسلائٹس کی فائرنگ میں 5 جوان زخمی ہو گئے۔ ان جوانوں کا تعلق کوبرا بٹالین سے ہے۔ مرکزی وزیر پارلیمانی معاملات اننت کمار بنگلورو کے ایک ہاسپٹل میں چل بسے۔ انہیں کینسر ہو گیا تھا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے آئی سی یو میں تھے اور انہیں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا تھا۔ اننت کمار 6 مرتبہ بنگلور سے لوک سبھا کے رکن چنے گئے۔ ان کی عمر 59 سال تھی۔ پسماندگان میں بیوی تیجسونی اور 2 بیٹیاں ہیں۔ کرناٹک میں 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی کے دوسرے لیڈرز نے اننت کمار کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ غزہ کے خان یونس ٹاؤن میں اسرائیلی فوج کا آپریشن، 7 فلسطینی جاں بحق، 1 اسرائیلی سپاہی بھی مارا گیا، تناؤ بڑھا۔ اسرائیلی کارروائی کے بعد غزہ سے راکٹ حملے، امن کوششوں کو دھکا، نتن یاہو نے فرانس کا دورہ چھوڑ دیا۔ حدیدہ میں لڑائی تیز، 24 گھنٹوں میں 110 الحوثی اور 32 اتحادی سپاہی ہلاک۔ سعودی عرب نے 10,000 نئے فوجیوں کو بھیجا۔ یمن جنگ ختم کی جائے، برطانیہ نے کیا مطالبہ۔ وزیر خارجہ نے سعودی عرب میں کی شاہ سلمان اور MBS سے ملاقات۔ ایران پر پابندیوں کے بیچ سعودی عرب نے تیل کی پیداوار گھٹا دی، قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو سکتا ہے۔ ایرانی فوج آئل ٹینکرز کو بچانے کے لیے تیار، کہا امریکی دھمکیاں گیدڑ بھپکیاں ہیں۔ سعودی عرب نے القدس فورس کے چیف قاسم سلیمانی کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ۔ سپریم کورٹ نے ایودھیا کیس کی جلد سنوائی سے انکار کر دیا، ہندو مہا سبھا کی درخواست خارج۔ چھتیس گڑھ میں پہلے مرحلے کی ووٹنگ، تلنگانہ اور راجستھان میں اسمبلی الیکشنز کے لیے نوٹیفیکیشن جاری، مہاکٹومی امیدواروں پر الجھن برقرار۔
یہ تھی آج کی خبریں. اب شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.